यस सर। ठीक है। और आप लोग कोशिश करना कि जो है म्यूट रहे, जब मैं डिस्कस करूँ बताऊँ आपको कुछ। और वीडियो बंद करके रहना, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा। तो बाद में जो लोग वीडियो देखते हैं ना, तो उनको फिर मल्टीपल चेहरे दिखाई देंगे, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। सो इट इज बेटर टू जस्ट ऑफ योर कैमरा, म्यूट योर माइक। ओके। तो ये अभी जो हमारा आंसर किया हुआ है उसके जो क्वेश्चन होंगे यूनिट वन से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है यूनिट वन के। ओके, बाकी अगर आप लोग पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वाला कुछ कविता हम पढ़ाएंगे इसको। और ठीक है। एंड प्लीज ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जो है, एक तो पेड है जिसमें आप लोग, अभी मैं लिंक भेजा हूँ, एक कॉमन है सीपीआई क्लासेस करके होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कभी उसमें कुछ भेजता रहूंगा, आप लोग कुछ अटेम्प्ट करते रहना। ठीक है। और आप लोग फेसबुक से या इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं पेज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, ये लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क, एज ए होमवर्क आपको उसको सॉल्व करना है, देन नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन एंड यू गाइस कैन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, पूरा साफ आ रही है ना? जी सर। ओके। यस सर। ओके ओके। एंड प्लीज एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड इन एटलीस्ट चैट बॉक्स में, आप बोल सकते हैं, अगर आपको माइक ऑफ करके रखना है तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट इन चैट बॉक्स। एंड जो भी क्वेश्चन आप आंसर देंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखिए, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो पता नहीं चलेगा मुझे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। कस्मिता, मेंशन क्वेश्चन नंबर वन एंड ए, वन ए, जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कनिका बी, कस्मिता बी, क्वेश्चन ए। ओके। ठीक है। अभी आई थिंक चैप्टर वन का मैंने जो आपको शेयर किया है नोट्स, उसमें ये एलिजाबेथन पुअर लॉ मेंशन दिया हुआ है क्या? One second. सर मुझे तो पता नहीं, नोट्स हमको तो नहीं मिला है, बट हम आपका वीडियो देखे थे तो उस हिसाब से मैंने इसका आंसर अच्छा ठीक है। ये किया है। आपने जो अभी कोर्स ज्वाइन किया कौन सा वाला है, जून 24 वाला है, दिसंबर वाला? यस। नहीं सर, मैं 2023 वाला था ना, आज आपने मुझे ऐड किए है। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, वो नोट्स तो वही है, मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो वो जो नए वाले बैच में है तो उनको पता होगा। एक पीडीएफ मैंने भेजा है चैप्टर वन का। सी, इसमें क्वेश्चन में लिखा है, देखो पहला स्टूडेंट है और सेकंड है, ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ था। एलिजाबेथन पुअर लॉ categorize the poor into deserving poor and the undeserving poor. Second statement here, able body poor and study poor were two category of poor which suffer from the inhuman poor law. तो देखो, अगर आप पढ़ेंगे एलिजिबेथ पुअर लॉ को, अभी नोट्स में नहीं होगा तो मैं आगे अपलोड कर दूंगा। ओके, ये जो एलिजाबेथ क्वीन थी, उन्हीं के नाम से जो है ये कानून बनते थे यूके के अंदर, तो उनके नाम से ये बना था 43rd एलिजाबेथ। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था इसके लिए, ताकि जो गरीब लोग थे उनको अलग अलग किया जा सके, क्लासिफाइड किया जा सके। उन्होंने तीन क्लास बनाई थी पुअर की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो काम कर सकते हैं, एबल्ड बॉडी होते हैं। उनको लगता है कि अगर कैसे ही काम चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो उससे काम चला करके क्यों काम करना। तो उसको बोलते हैं एबल्ड बॉडी पुअर। तो उन्होंने पुअर को जो है कैटेगराइज कर दिया था तीन। एक तो होते हैं एबल्ड बॉडी पुअर। एबल्ड बॉडी का मतलब क्या होता है, जो काम कर सकते हैं, यंग होते हैं। ठीक है। उनको हम स्टडी बेगर भी बोलते हैं। इनको हम बोल सकते हैं कामचोर टाइप के लोग, जो कि काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे बेगर जो कि मतलब पैसा मांग के, भीख मांग के पेट भरते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, उनको एबल्ड बॉडी पुअर बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी थी, इसमें थी इम्पोर्टेंट पुअर। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते, जैसे बीमार लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, है ना, मानसिक रूप से
कोई मानसिक विकार है या शारीरिक रूप से कमजोर है किसी भी रूप से जो कि काम नहीं कर सकते, ओके, उनको हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट पुअर। ये क्या दूसरी कैटेगरी थी इस लॉ के अंदर। ओके, तीसरी कैटेगरी थी डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, ऐसे बच्चे, ऑर्फन से ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर जो स्ट्रीट पे रहते हैं, ओके, उनको सपोर्ट देने के लिए इस लॉ में पुअर को तीन क्लासिफाइड किया गया था, तीन कैटेगरी के अंदर डिस्टिंक्ट किया गया था कि ये डिफरेंट पुअर। मतलब इसका मेन फोकस ये था कि जो लोग काम कर सकते हैं उनको क्यों डायरेक्ट हेल्प किया जाए, मदद किया जाए, तो उनको काम कराया जाएगा उनसे। जो वर्क हाउस है उनको उसमें वर्क हाउस में रखा जाएगा, उन पे जैसे कि जेल में होता है ना, बहुत सारे जो होते हैं कैदी होते हैं वो काम करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है जेल के अंदर। इसी प्रकार से उस टाइम पे जब ये लॉ बनाया गया, उस टाइम पे ये जो एबल्ड बॉडी पुअर थे उनसे बोला गया कि आपको जो हाउस ऑफ करेक्शन है उसमें रखा जाएगा और आपको काम करना पड़ेगा। दे वर फोर्स टू वर्क इन दैट हाउस ऑफ करेक्शन, दैट इज एबल्ड बॉडी पुअर। इसमें लिखा है कि एलिजिबेशन पुअर लॉ कैटेगराइज द पुअर इनटू डिजर्विंग पुअर एंड द अनडिजर्विंग पुअर। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग, जिन लोगों को हेल्प नहीं देनी है उनको हम अलग कर देंगे। इसी वजह से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि जो इंपॉर्टेंट है, जो वास्तव में कमजोर है, उनको हेल्प की जाएगी, और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाएगी, जो काम कर सकते हैं उनसे काम कराया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने पुअर की कैटेगरी डिजर्विंग और अनडिजर्विंग में रखी थी। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि एबल्ड बॉडी पुअर एंड स्टडी पुअर, ये एक ही कैटेगरी है जो मैंने बताई। एबल्ड का मतलब होता है कि जो काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, कामचोर बोल सकते हैं। और स्टडी वगैरह मतलब जो भीख मांग के काम चलाते हैं जबकि काम कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी नहीं है। सो इसमें लिखा है कि एबल्ड बॉडी पुअर एंड स्टडी पुअर वर टू कैटेगरी ऑफ पुअर विच सफर्ड फ्रॉम इनह्यूमन पुअर लॉ। तो ये गलत है। पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। 1601 में आया था, बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कहीं लिखा है एलिजिबेथ पुअर लॉ। किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नोट्स में अगर होगा तो ठीक है, नहीं अगर आप नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे जो मैंने टाइमलाइन दिया है उसमें मैं डालता रहूंगा नोट्स और वीडियो, तो आपको वहाँ तक क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेकंड। अभी ये जो क्वेश्चन है आपको, इसको आप देखेंगे, इसमें अगर आपको नहीं पता थ्योरी, फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा होगा तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं। इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। आपको स्टार्टिंग से फोकस करना है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है उसको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आप ही पढ़ेंगे। और इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ता नहीं क्लास में, ताकि आप लोग हैबिट डालें क्वेश्चन पढ़ने की। जितनी जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा उतनी जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएंगे, आपका टाइम बचेगा। तो ये जो हैबिट आपको डेवलप करनी है क्वेश्चन पढ़ने की फिर आंसर देने की। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट लीडर्स, जो भी सिविल संस्थाएं चली या जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे उस टाइम तो उनके लीडर थे, उनका ऐसा मानना था दैट दी कॉज ऑफ पॉवर्टी वर, जो कारण है पॉवर्टी का वो क्या था उस 19 लेट 19, इग्नोरेंस, इनकम्पिटेंसी, आइडलनेस, इनटेम्परेंस एंड इनोसेंस। देखो इनोसेंस तो होगा नहीं, पॉवर्टी का कारण तो ये इनोसेंस नहीं हो सकता। इनोसेंस तो कोई भी हो सकता है person, है ना। इनोसेंस तो ये नहीं होगा। इनोसेंस का सर मतलब, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। टू ही आंसर होगा सर। अब बताइए क्या हो सकता है। तो इसमें अगर ई ऑप्शन नहीं होगा, सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन। आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जहाँ जहाँ ई है उसको आप हटा सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचा। और वैसे भी अगर आप उसको डिटेल में थोड़ा समझें तो इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है चीज़ों की, या कैसे अपनी स्थिति को बेहतर करना है, अपने कैसे जो सर्कमटेंसेस है उनकी गरीबी है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस, शिक्षा की कमी। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है कि उनके पास स्किल्स नहीं, ओके, दे आर नॉट एबल टू डू सम वर्क, और लैक ऑफ स्किल्स इसी वजह से वो इकोनॉमिकली वीक, काम नहीं कर पा रहे हैं, इनकम्पिटेंसी। आइडलनेस का मतलब क्या होता है कि बीइंग इनएक्टिव, जैसे कुछ काम नहीं है, बेरोजगार है तो इनएक्टिव कहलाएंगे, आइडल कहलाएंगे। बीइंग इनएक्टिव और
दे आर नॉट एंगेज एनी प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा वर्क जो कि उनको कुछ पैसा या कुछ जो है किसी फाइनेंशियल रूप से स्टेबल करे, दैट इज कॉल्ड इज आइडलनेस, बीइंग इनएक्टिव और नॉट एंगेज एनी प्रोडक्टिव वर्क। इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे गरीब जो लोग होते हैं, आ, वो दारू भी पीते हैं, ड्रिंक ड्रिंक करते हैं, बहुत बहुत सारी, मतलब गरीबी उनकी और ज्यादा बढ़ती जाती है, वो जो विशेष साइकिल होती है गरीबी की और ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके, पैसे भी नहीं है, उसके बाद भी वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा गरीबी बढ़ती है। तो इनटेम्परेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक्सेसिव वर्क करना, एक्सेसिव एक्टिविटी लाइक ड्रिंकिंग और किसी प्रकार की जिससे गरीबी और ज्यादा बढ़े, उसको हम बोलेंगे इनटेम्परेंस। तो ये चारों ऑप्शन आपके इसका हिस्सा होंगे, मतलब दीज आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ये लेट 19 में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के लीडर्स थे उनका मानना था कि द कॉज ऑफ द पॉवर्टी दैट इग्नोरेंस, इनकम्पिटेंस, आइडलनेस, इनटेम्परेंस। पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझेंगे, पूरा यूनिट पढ़ लेंगे, अभी तो मान लो हो सकता है कि जो नए हैं उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप एक यूनिट पूरा पढ़ लेंगे, यूनिट 1, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। एंड ट्राई टू evaluate and also try to, जो चार ऑप्शन होते हैं ना उनको आप समझिए, उनको अंडरस्टैंड करिए कि क्या क्वेश्चन, क्या केवल ऑप्शन देख के आंसर आ सकता है क्या, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, ये सीखिए, धीरे धीरे करके डेवलप करिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं आजकल, और ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप एलिमिनेट करके आसानी से आंसर लगा सकते हैं इस लास्ट क्वेश्चन तक। अरेंज द फॉलोइंग characteristics of historical development of social work in the correct sequential order, सही क्रम में आपको लगाना है, जो ऐतिहासिक विकास हुआ है सोशल वर्क का, उनकी आपको बताना किस प्रकार से। देखो इसमें लिखा है कि आपको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है, मतलब शुरुआत में सोशल वर्क कैसे होता था, ठीक है। तो अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑप्शन देखना है, यहाँ देखो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, तो एबीसी में कोई एक होगा, इसका मतलब पहले ई नहीं आएगा, पहले डी नहीं आएगा, क्योंकि ई और डी है ही नहीं आगे वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपको एबीसी में देखना है कौन पहले आएगा। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बाद में हुआ, मतलब चैरिटी जो लोगों की मदद करना, हेल्प करना, सोशल वर्क का जो विकास हुआ धीरे धीरे, वो तो बहुत पहले हो गया था। जैसे कि जो स्टार्टिंग में जो रिलीजियस कंसेप्ट था, लोगों की मदद करना का मतलब क्या होता है, कि हम धार्मिक एंगल से देखते थे कि लोगों की मदद करना है, जो गरीब लोग उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो ऊपर वाला देख रहा है वो हमारा भी कुछ अच्छा करेगा, हम जो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो या हमारी लाइफ बेहतर होगी, इस उद्देश्य के साथ हम लोग मदद करते थे। मतलब स्टार्टिंग की बात करें, आज भी करते हैं श्रमदान करना, तो रिलीजियस चैरिटी कहलाती है वो। तो स्टार्टिंग में जो रिलीजियस कंसेप्ट था या जो रिलीजियस संस्थाएं थी, टेम्पल थे, चर्चेज थे, या उनके माध्यम से हेल्प की जाती थी, तो पहले ए आएगा। ए आएगा मतलब ये दो ऑप्शन गए आपके। अब देखिए बी और सी दोनों में है, तो आप इनको दोनों को जो है, ये दोनों आएंगे पहले, बी और सी आएगा, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, क्रम में लगे हैं। अब आपको देखना है डी और ई में। देखिए ट्रेंड वर्कर और ट्रेंड वॉलेंटियर्स, कौन पहले आएगा। ट्रेंड वर्कर का मतलब यहाँ पर है ट्रेंड सोशल वर्कर, ठीक है। पहले वॉलेंटियर स्टार्ट हुए, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेंड वर्कर। देखो ट्रेंड सोशल वर्कर का मतलब हुआ कि उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन दी, जैसे आप लोग मास्टर एमएसडब्ल्यू किए हैं, सब लोग एमएसडब्ल्यू किए, अब उसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जो आपने डिसिप्लिन जो पढ़ा है आपने, उसको आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो कहलाएगा आपका ट्रेंड सोशल वर्कर, कि मतलब आपने शिक्षा भी ली है और शिक्षा का एप्लीकेशन भी है फील्ड में, तो वो ट्रेंड सोशल वर्कर कहलाएंगे। तो वो बाद में आया, पहले वॉलेंटियर्स ट्रेंड हुए। स्टार्टिंग में जो है वॉलंटियर्स को सिखाया जाता था, बताया जाता था कि कैसे चैरिटी करनी है, सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से, लोगों की समस्याओं को समझना, अंडरस्टैंड करना, फिर उनकी हेल्प करनी है, तो वो वॉलंटियर्स हुआ करते, उनको सिखाया जाता था। तो पहले ई आएगा, फिर आएगा डी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? बोलिए यस। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ एथिक्स
सर्व सेवरल फंक्शंस फॉर अ प्रोफेशन इट इन्वॉल्व। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। और अगर आप लोगों को किसी को समझ में ना आए तो प्लीज बोल देना, है ना। अगर ज़्यादा स्पीड लगे, आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ या थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो यू कैन जस्ट टेल मी। A code of ethics serve several functions for a profession it involve। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो सोशल और प्रोफेशन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं, बोल सकते हैं सर्व करते हैं सोशल और प्रोफेशन के लिए। तो उसमें क्या क्या है, जैसे कि गाइडिंग डिसीजन मेकिंग करना, असेसिंग द कॉम्पिटेंसी, रेगुलेटिंग बिहेवियर, evaluating knowledge of practitioner, controlling client behavior। अब जरा ऑप्शन देखिए, जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि सोशल प्रैक्टिस जो कंफ्यूज, खुशबू, क्या हो गया, कहाँ पर कंफ्यूज हो गया। सर इसी क्वेश्चन का आंसर में। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, पहले समझते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब सिंपल है कि कुछ गाइडलाइंस, ओके, या कुछ जो प्रिंसिपल्स एज ए सोशल वर्कर हम फॉलो करते हैं। जैसे आप फील्ड में जाएंगे, ओके, किसी ग्रुप की मदद कर रहे हैं, कोई पॉलिसी या कोई प्रोग्राम है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को जोड़ना है उससे, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, जो फ्रेमवर्क होता है, उसको ही हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। कि मतलब सोशल वर्क की जिम्मेदारी है, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक प्रोफेशनल बिहेवियर आपको दर्शाना होगा क्लाइंट के साथ या ग्रुप के साथ, लोगों के साथ, ओके। जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो ऐसा लेना है, ऐसा नहीं कि अपने बेनिफिट की देख रहे हैं। जो क्लाइंट हैं, जो लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए आपको डिसीजन लेने हैं, एथिकल डिसीजन होना चाहिए, ओके। और जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, और लोगों की वेलबींग को फोकस करना है, ना कि खुद के, ओके। तो ये सभी के सभी जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सभी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं, ओके। जैसे कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना, ओके, इंटीग्रिटी डिग्निटी जो लोगों की होती है उस पर फोकस करना, ओके, बेहतर रिलेशन बिल्डअप करना। जो प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल वर्क के, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लाइंट को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले, ना कि एज ए सोशल वर्कर आप उसको फोर्स करें कि आपको यही सर्विस लेनी है या इस प्रकार से। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल होता है कि जो क्लाइंट के द्वारा बताया गया कुछ, अगर कोई पर्सनल जो है किसी प्रकार की काउंसलिंग ले रहा है, तो जो उसके द्वारा क्लाइंट को कुछ बताया जाएगा, तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, उसको रखना है। तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। कल्चरल कम्पिटेंसी, कि लोगों के जो कल्चर है उसको आपको जो है रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, ये सभी के सभी फ्रेमवर्क में आते हैं, तो आपके कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ जाती है, ये सभी प्रैक्टिसेस या गाइडलाइंस होती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग क्लाइंट बिहेवियर। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स है सोशल वर्कर के लिए है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर हमारा काम क्लाइंट के बिहेवियर को कंट्रोल करना नहीं होता है। हमारा बिहेवियर कैसा है एज ए सोशल वर्कर, हम उसको रेगुलेट करते हैं कि हमारा बिहेवियर सही होना चाहिए क्लाइंट के प्रति या ग्रुप के प्रति, लोगों के प्रति जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। सो रेगुलेटिंग बिहेवियर ये ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग क्लाइंट बिहेवियर ये गलत है। क्लाइंट की बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करना है, जबकि उसको मौका देना है वो एक्सप्रेस कर पाए अपनी बात रख पाए। क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो कब बताएगा, अगर आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे तो बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो सही तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी प्रकार की फीलिंग्स हो उसकी, वो एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो क्लाइंट की बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करना होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ई ऑप्शन गलत है, इसका मतलब जहां जहां पर ये आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डी, एवेलुएटिंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिस मतलब सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर। अब पूरा जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 से 10 तक, तो आपको अपने एज ए अपने आप को सोशल वर्कर ही मानना है, ठीक है। उसको लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर आप ही है एवेलुएटिंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे लिखा है असेसिंग दी कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी किसकी, सोशल वर्कर की। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, वैसे इसका हिस्सा ही हो जाएगा आपका। असेसिंग कम्पिटेंसी, इसका मतलब क्या होता है, कम्पिटेंसी असेस करना। इसका मतलब होता है कि देखिए सोशल वर्कर के पास कुछ नॉलेज होता है, कुछ स्किल्स होती है, उसमें कुछ पढ़ा होता है ना। तो उसको लगातार उसको अपडेट करना होता है, और जो उसके पास नॉलेज है उसको एवेल्युएट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना,
ओके, जो भी नेसेसरी कम्पिटेंसी होनी चाहिए, जैसे कोई भी केस है उसको हैंडल कर रहा है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ का। ओके, तो उसको लगातार अपडेट करते रहना, ये सभी चीज़ें आपकी आती है ऐसे दी कम्पिटेंसी, उसको असेस करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है, कम्पिटेंसी का ही। नॉलेज ऑफ फैक्टर्स, मतलब नॉलेज मतलब क्या, कम्पिटेंसी होती है जो स्किल्स जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बी लिखा है असेसिंग दी कम्पिटेंसी, ये तो ठीक है। रेगुलेटिंग बिहेवियर, ये भी सही है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सी जहां जहां पर है वो आप देख लीजिए, सी तो सभी में कॉमन है। बी भी आ जाएगा आपका, ये तो आ ही जाएगा, गाइडिंग डिसीजन मेकिंग, तो ये मेन प्रिंसिपल होता है। तो ये भी सी आपके करेक्ट है। देखो बी नहीं होगा, समझो इसको, देखो बी क्यों नहीं होगा, मैंने आंसर ये मार्क किया है। इसमें लिखा है ए सी और डी। देखो ये तो होगा, ठीक है, गाइडिंग डिसीजन मेकिंग। दूसरा ऑप्शन नंबर असिस्टिंग कॉम्पिटेंसी, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप बी मार्क करेंगे तो बी जिसमें नहीं है वो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर आप बोलेंगे कि सर डी भी सही है, तो ए बी और सी और डी चारों ऑप्शन में नहीं है किसी भी ऑप्शन के अंदर, है ना, तो वैसे भी आपका ए बी सी ही बचा है। क्योंकि अगर आप इसको अलग लेते हैं तो डी भी आप मार्क करेंगे सही है, लेकिन डी एक्चुअली एक साथ में है नहीं कोई एबीसीडी। तो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो इसी का हिस्सा बन जाएगा, बी वाले ऑप्शन का। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? आइए, देखिए पहली क्लास है तो समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो बोलते जाना। देखो यूनिट वन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया हो कि आपको समझ में आए। ये बहुत ही बेसिक है, अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब पूरा आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली मैंने कितनी बार बोला हुआ था क्लास में कि जो ग्लोबल डेफिनेशन है सोशल की, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, याद करके जाना, रट के जाना, अगर आपको याद नहीं हो रहा है। उससे क्वेश्चन आता ही आता है, 99% क्वेश्चन आता है। अब इस बार फिर क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, देखो पढ़ो इसको। तो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आइए, एस एस डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क। दूसरा है एफ एस डब्ल्यू, दैट मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है ज्वाइंट बोल सकते हैं, एक कोलिब्रेशन के माध्यम से इन्होंने एक ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल्स सेट किए। ठीक है, अब जो ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल्स थे जिनके द्वारा सेट किए गए हैं, उसको ही हम जानते हैं एज ए नोन एज ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। उसी को हम ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क बोलते हैं। इनके द्वारा 2014 में जुलाई, इनके द्वारा इसको बनाया गया था डेफिनेशन को। ठीक है, IFS, हाँ बिल्कुल, इसको बनाया गया आपका फाउंडेड 1928 के अंदर। और IFSW 1956 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ से। और ये जो इसको हम ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल बोलते हैं या सिंपल ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो कि सेटअप किए गए इन दोनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है जो सोशल वर्क को लेकर के आ सकता है, ये आ सकता है आपका वर्ल्ड सोशल वर्क डे।
कब ऑब्जर्व किया जाता है? एनीबॉडी? 19 मार्च 2024 में 19 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका थीम भी है, लिख लेना। यून बिबिर, ये कोई किसी देश का लैंग्वेज होगा वैसे। इसका मतलब है शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, चेंज। ठीक है, ये वो है आपका थीम है इस साल का। आंसर इसका देखो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रिकंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं वो नहीं है, अभी बताते हैं। अभी पहले ये समझ लीजिए जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं लिखते जाता हूँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये आपका थीम है। देखिए एक काम और आपको करना है सभी को, कि देखो जो चीज नोट्स के अंदर है वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, वो प्रिंट आउट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं नई नहीं बताता जाऊँ, जैसे कि मान लीजिए जितने क्वेश्चन करेंगे, अब उसमें कोई नई चीज होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और ऐड करूंगा इन्फॉर्मेशन को। तो आपको क्या करना है कि एक और पेपर या कोई कॉपी बना लीजिए, जिसमें हर एक यूनिट के अंदर जितने भी नए फैक्ट्स जो होंगे, जो भी क्वेश्चन में डिस्कस यहाँ पर होंगे, क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, उनको आपको ऐड करते जाना है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि नोट्स के अंदर तो जो चैप्टर में लिखा है, जो सिलेबस के अंदर है, उसी को मैंने बनाया हुआ है। और उस कोर्स के अंदर जो वीडियो है या जो नोट्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लास में डिस्कस होती है या क्वेश्चन में डिस्कस होती है, तो उनको आपको लिखते जाना है। एक कॉपी बना लीजिए, एक और पेपर पे लिख लीजिए, यूनिट वाइज, ठीक है। उसको आपको रिवाइज करना है बाद में। क्लियर है? नोट्स के अंदर ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये जो करंट है 1924 में क्या ऑब्जर्व कब करते हैं या इसका थीम क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सर थीम क्या लिखे आपने? इसमें लिखा है शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। इसमें ये टर्म भी उसमें लिखी है, BUEN विविल। अभी आई डोंट नो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन साथ में आपको ये लिखा हुआ है शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। ठीक है, 19 मार्च 2024 में इसको जो है वर्ल्ड सोशल वर्क ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, मतलब किया जाएगा 24 में, 19 मार्च को। ठीक है सर, थीम थोड़ा दोबारा रिपीट करना है कनिका। हाँ, ये आपका है शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, BN विविल। ये इसके साथ में ऐड लिखा है, ऐड है, आई डोंट नो। वो एक्चुअली हो सकता है और किसी कंट्री के द्वारा बना गया हो या किसी के द्वारा, संस्था के द्वारा, तो उसमें लिखा है, तो मिट गया सब। आप लोगों ने लिख लिया ना? यस सर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है, आप अगर पढ़ेंगे उसमें, डेफिनेशन के अंदर, नोट्स के अंदर लिखा होगा, ये नोट्स आपके पास होगा, आप देखना उसमें। उसमें लिखा है सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रिपरेशन। प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो पहले तो पढ़ाया जाता है, पूरा 4-5 साल का कोर्स होता है, फिर जो है उसको प्रैक्टिस में लाते हैं डॉक्टर। इसी प्रकार से सोशल वर्क का भी कोर्स होता है, आप MSW करते हैं, ठीक है, आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। अब MSW करने के बाद आप किसी कंपनी, किसी NGO को ज्वाइन करते हैं। तो जो आपने पढ़ा होता है, जो थ्योरी आपने पढ़ी होती है, जो प्रिंसिपल वहाँ पर वैल्यू जो कुछ पढ़ाया जाता है पूरे कोर्स के अंदर, डिफरेंट सोशल केस वर्क है, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मल्टीपल ओके मेथड्स होते हैं सोशल वर्क के, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम फील्ड में यूज करते हैं, तो वो आपका प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन होगा। तो सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब यही हुआ कि वो हम लोग उसको कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो पूरा कोर्स होता है। ठीक है, तो वो आपका एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। ठीक है, इसका काम क्या है? दैट प्रमोट सोशल चेंज। ये कुछ टर्म है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। दैट प्रमोट सोशल चेंज, किसी को पता तो बताते जाइए। सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेंशन, सामाजिक एकजुटता, समाज के अंदर एकजुटता को बढ़ाना, एम्पावर करना लोगों को, एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन। लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ पीपल। लिबरेशन मतलब छुटकारा दिलाना लोगों को गरीबी से, लिबरेशन ऑफ पीपल, या उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनसे उनको दूर करना, लिबरेट करना। So these are the terms: social change, social development, social cohesion, empowerment and liberation of people. सोशल वर्क जो है प्रमोट करता है इन सभी चीजों को।
ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये मेन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है सोशल वर्क के अंदर। ये सभी डेफिनेशन के अंदर है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उसमें क्या ऐड किया गया बाद में, या सोशल चेंज आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है, कोहेजन आ सकता है, एम्पावरमेंट आ सकता है, इनमें से कुछ आ जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो है, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर कल्चर डाइवर्सिटी। तो इस बार क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इसमें से आते थे, अभी उन्होंने क्वेश्चन किया गया यहाँ से पूछ लिया, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, ये आपका ऐड किया गया। क्लियर है। और इसी डेफिनेशन के अंदर, और देखिए ये जो है क्लास हमारा अभी एंड हो जाएगा, हम दोबारा से थोड़ी देर में लिंक भेजेंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करना है। 2 सेशन हम लोग आज करेंगे, कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल मुझे शायद कुछ काम है, मे बी आई विल नॉट बी ऑन टाइम। तो अभी हम लोग 2 सेशन कर लेते हैं और बाकी जो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। दिस क्लास विल बी एंड इन आई थिंक कुछ सेकंड में एंड हो जाएगी। ओके। सो नेक्स्ट इसमें है कि सोशल वर्क में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, सोशल साइंस की थ्योरी है, ह्यूमैनिटी की है, या इंडिजिनियस नॉलेज जो होता है, वो सभी चीज़ें इसमें हमारे सोशल वर्क के अंदर रहती है। ठीक है। इसके माध्यम से जो भी लोगों के चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे टैकल करना है, लोगों की वेलबींग को प्रमोट करना, ये